बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ हाई जंप। हाई जंप जिसको उर्दू में बोलते हैं ऊंची छलांग। तो इस टॉपिक के अंदर हम ऊंची छलांग के रूल्स रेगुलेशंस को पढ़ेंगे, इसके फाउल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हाई जंप के हम रूल्स को देख लेते हैं और इसकी हिस्ट्री को देख लेते हैं। अगर हम हाई जंप की हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसके बारे में कहा जाता है कि कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता कि हाई जंप कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे पहली बार हाई जंप लगाया गया था, क्योंकि कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही इंसान जो है वो उछलने, कूदने, दौड़ने, एक नेचुरल जो फितरी सरगर्मियाँ हैं इनमें तो मुलव्वस इंसान जो है वो रहा ही है। ठीक है, तो इस तरह जो है इसके बारे में कोई वाज़ेह सबूत नहीं मिलता कि हाई जंप जो है वो वाकई कब स्टार्ट हुआ और कहाँ से स्टार्ट हुआ। लेकिन जब पहली ओलंपिक्स गेम्स हुई थी, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुई थी, तो कहा जाता है कि उनमें हाई जंप जो है वो शामिल ज़रूर था। और शुरू में क्या था कि अमेरिकी जो बशिंदे थे वो इसमें ज़्यादा चैम्पियन थे, अमेरिकन ज़्यादा इसमें आगे आ रहे थे। और 1924 के ओलंपिक्स में एक अमेरिकन खिलाड़ी ने 1.98 मीटर ऊंची छलांग लगाई थी। ये MCQs आ सकता है आपको कि शुरू में कौन जो है वो ज़्यादा आगे था हाई जंप में, चैम्पियन कौन था। तो अमेरिकी थे, अमेरिकन थे। और 1924 के ओलंपिक्स में एक अमेरिकन खिलाड़ी ने कितने मीटर ऊंची छलांग लगाई, ये पूछा जा सकता है आपसे MCQs के तौर पर, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कितनी लगाई थी, 1.98 मीटर। 1928 में ख़वातीन ने भी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। ये आपसे ऑप्शन पूछा जा सकता है कि ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में औरतें जो हैं वो कौन सी ओलंपिक में शामिल हुई थी। तो वो 1928 के ओलंपिक में शामिल हुई थी। और ओलंपिक में सबसे पहला इवेंट जो ख़वातीन के लिए रखा गया वो रखा भी हाई जंप ही गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQs के हवाले से कि ख़वातीन के लिए जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स थी उसमें जब ख़वातीन को शामिल किया गया तो उनका पहला इवेंट कौन सा रखा गया था, तो वो हाई जंप रखा गया था। और ख़वातीन ने पहली दफ़ा हाई जंप में 1972 के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया। ठीक है, ओलंपिक्स में हिस्सा लिया, यानी ट्रैक एंड फील्ड में औरतें शामिल हुई 1928 में। लेकिन हाई जंप कौन सी ओलंपिक में औरतों ने स्टार्ट किया था, तो वो है 1972। तो ये आपको डेट्स बड़े अच्छे तरीके से जो है वो याद होनी चाहिए। उसके अलावा हम देखते हैं हाई जंप के रूल्स की बात करते हैं। तो ऊंची छलांग के मुकाबले के लिए भी खिलाड़ी जो हैं बिल्कुल जिस तरह हमने जेवलिन में पढ़ा था, कुरानंदाजी के तहत ही इनको बारियां दी जाएंगी। इसका रनवे होता है। ठीक है, रनवे में जो है वो क्या खिलाड़ी दौड़ कर आता है और आकर छलांग लगाता है। आपके सामने एक पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, इस तरह से आके खिलाड़ी जो है वो जंप लगाता है। आपको एक डंडा नमा कुछ नज़र आ रहा है, तो वो क्रॉस बार होती है और क्रॉस बार के ऊपर से खिलाड़ी जो है वो छलांग लगाता है। और इसमें सिंपल क्या इस्तेमाल होता है, इसका उखाड़ा जो है, इसका सेक्टर जो है वो इतना होता है कि रनवे होता है जहाँ पे खिलाड़ी ने दौड़ कर आना होता है, और उसके अलावा जो है ये क्रॉस बार लगी होती है, इसको क्रॉस करना होता है बगैर टच किए। और गद्दे होते हैं जिसको हम लैंडिंग सेक्टर भी कहते हैं, लैंडिंग एरिया भी कहते हैं और गद्दे भी कह सकते हैं आप। ठीक है, गद्दे होते हैं जिनके ऊपर प्लेयर गिरता है। तो रनवे कितना है इसकी मेजरमेंट आपको पता होनी चाहिए कि 15 मीटर लंबा होता है और खिलाड़ियों को जंप 1 पाँव से लेना होता है। ठीक है, खिलाड़ी जंप 1 पाँव से लेगा। ये आप लोगों ने रूल बड़े अच्छे से याद रखना है कि हाई जंप में खिलाड़ी ने जो जब जंप लेना है तो वो 1 पाँव से लेगा, 2 पाँव से जंप नहीं लेगा। मुकाबला शुरू करने से पहले बार की इब्तदाई बुलंदी का ऐलान किया जाएगा, यानी बार कितनी ऊंची है, 1 मीटर ऊंची है, 2 मीटर ऊंची है, या जितनी भी ऊंची है उसका बाकायदा ऐलान किया जाता है। और खिलाड़ी को हर बुलंदी पर, यानी जितनी बार ऊंची होगी, हर बुलंदी पर 3-3 मौके दिए जाते हैं, उसको 3-3 कोशिशें दी जाती हैं। और 3 मतवातर अगर नाकामियाँ हो गई, यानी वो तीनों में हारता गया, तो फिर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है।
और खिलाड़ी के पास टाइम कितना होता है, वो 1 मिनट का होता है। खिलाड़ी के पास 1 मिनट का टाइम है, उसने 1 मिनट के अंदर छलांग लगानी है। फॉर एग्जांपल भाग के खिलाड़ी आ रहा है और एकदम से उसको झुकाव सा आया है कि नहीं मैं नहीं छलांग लगा पाऊँगा, तो बेशक वो वापस चला जाए, लेकिन उसके पास टाइम सिर्फ 1 मिनट का ही है। उसने अपने 1 मिनट के अंदर ही अपनी इस कोशिश को मुकम्मल करना होता है। उसके अलावा आप कर लें यहाँ पे कि मुकाबलों से तमाम खिलाड़ियों के अखराज के बावजूद एक खिलाड़ी जो मुसलसल कामयाबी हासिल कर रहा हो मुकाबले से, ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप कर लें कि खिलाड़ी को छलांग लगाने वाले रास्ते पर मिट जाने वाले 1 या 2 निशान लगाने की इजाज़त होती है, कि अगर आप अपनी आसानी के लिए वो कोई निशान लगाना चाहता है तो ऐसे निशान लगाए जो मिट जाए ना, और उन मिट जाने वाले निशानों की इजाज़त उसको होती है कि वो 1 या 2 लगा सकता है। और कोशिश कौन सी ठीक थी, यानी कोशिश से मुराद ये है कि जंप कौन सा प्लेयर ने ठीक लगाया है, उसका फ़ैसला जो है वो करता है जज करता है, जो चीफ जज होता है। चीफ जज फैसला करता है कि छलांग ठीक लगी या नहीं। अब छलांग ठीक लगी का मतलब ये है कि जो प्लेयर है उसने 1 पाँव से छलांग लगाई है या नहीं, वो ये देख रहा होगा। वो ये देख रहा होगा कि ये ठीक से गद्दों पर आके गिरा है या नहीं। उसके अलावा वो ये देख रहा होगा कि इसके जिस्म का कोई हिस्सा या इसके ट्रैक सूट का कोई हिस्सा जो है वो कहीं पे टच तो नहीं हुआ, क्रॉस बार के साथ टच तो नहीं हुआ। ये सब कुछ जो है वो चीफ जज देख रहा होता है। उसके अलावा आप इसमें कर लें बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में, यानी जो इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें टेक ऑफ के करीब एक हवा का रुख जानने वाला कपड़ा यानी एयर सैक लगाया जाता है, जिससे खिलाड़ी को पता चल जाता है कि हवा कितनी तेज़ है या हवा की सिमत क्या है, तो वो उसके लिए हेल्प आउट करता है छलांग लगाने में। जो भी खिलाड़ी नया रिकॉर्ड बनाता है उसका डोपिंग टेस्ट ज़रूर किया जाता है। डोपिंग टेस्ट मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि डोपिंग टेस्ट क्या होता है कि जब कोई प्लेयर किसी नशावर अशिया का इस्तेमाल करे या ताकत वाली अशिया का इस्तेमाल करे जिससे इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिले और वो उसको हेल्प आउट करे, जैसे कि हाई जंप है तो जंप ज़्यादा ऊंचा लगाने में अगर उसको कोई चीज़ हेल्प आउट कर रही है तो वो डोपिंग में आएगी। तो खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट ज़रूर किया जाता है। डोपिंग टेस्ट किसी भी वक्त किया जा सकता है। ये मुकाबले के शुरू में किया जा सकता है, मुकाबले के आखिर में किया जा सकता है, मुकाबले के दरमियान भी किया जा सकता है। जो नया रिकॉर्ड बनाएगा उसका डोपिंग टेस्ट ज़रूर किया जाएगा। अगर किसी ने मेडल हासिल कर लिया, डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आ गया कि हाँ इसने जो है वो डोपिंग का इस्तेमाल किया था, तो उससे मेडल वापस भी ले लिया जाएगा। उसके अलावा है कि खिलाड़ी जो हैं उनको सख्ती से मना है, नशा आवर अशिया का इस्तेमाल या डोपिंग का इस्तेमाल जो है वो सख्ती से मना है। और खिलाड़ी किसी भी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उसको जंप लगाने में मदद करे। खिलाड़ियों के जंप की पैमाइश जो है वो उसके लिए फ़ीता किस किस्म का इस्तेमाल होता है, वो स्टील या फाइबर का फ़ीता इस्तेमाल होता है। और जब कोई खिलाड़ी फील्ड मुकाबलों में हिस्सा ले रहा हो तो वो खिलाड़ी फील्ड मुकाबलों को छोड़कर ट्रैक मुकाबले में शामिल होगा। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये रेलिवेंट है। यहाँ पे ऊंची छलांग लगाते वक्त किसी किस्म के वज़न का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कोई प्लेयर हाथ में वज़न लेके छलांग नहीं लगा सकता। खिलाड़ी अपने जूतों में कोई ऐसी चीज़ नहीं रख सकता जो इसको उछलने में मदद दे। फॉर एग्जांपल खिलाड़ी स्प्रिंग वाले शूज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता, या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अपने जूतों के अंदर नहीं रख सकता जो इसको हेल्प आउट करे छलांग लगाने में। और खिलाड़ी जो है उसको क्रॉस बार पर निशान लगाने या कोई रुमाल बांधने की इजाज़त नहीं होती। क्रॉस बार वही है जो आपको पिक में एक डंडा सा नज़र आ रहा था जिसको क्रॉस करना होता है, एक्चुअली उसी को क्रॉस बार कहा जाता है। क्रॉस बार पर खिलाड़ी को किसी भी किस्म की जो है वो निशान लगाने की या रुमाल जो है बांधने की या कोई भी चीज़ रखने की वहाँ पर इजाज़त नहीं है। और खिलाड़ी जो है वो जो हमने पीछे भी रूल पढ़ा था कि दौड़ने या उछलने की जगह पर 1 या 2 निशान लगा सकता है, तो वो सिर्फ वही निशान लगा सकता है जो उसको इंतज़ामिया ने प्रोवाइड की है। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ बांध नहीं सकता वहाँ पे जाके। और जब एक प्लेयर छलांग लगा लेता है तो फिर उसकी पैमाइश की जाती है और वो पैमाइश लिख ली जाती है। अगर कोई खिलाड़ी नया रिकॉर्ड कायम करता है तो मुतल्लिका जज साहिबान लाजमी तौर पर क्रॉस बार की ऊंचाई को दोबारा चेक करते हैं।
ठीक है। आपने इसमें से इतना ही सिर्फ ज़हन में रखना है कि खिलाड़ी के जंप लगाने से पहले हर नई ऊंचाई की पैमाइश की जाती है, ठीक है। किसने कितना जंप लगाया उसकी पैमाइश कर ली जाती है। अगर कोई खिलाड़ी एक मरतबा किसी एक ऊंचाई को छोड़ दे तो वो खिलाड़ी इसी ऊंचाई पर दोबारा जंप नहीं कर सकता। यानी फॉर एग्जांपल 2 मीटर का जंप है, खिलाड़ी ने कहा कि नहीं मैं 2 मीटर पे जंप नहीं करना चाहता, तो फिर वो दोबारा नहीं कर सकता। जब उसने एक दफ़ा मना कर दिया, उसने दोबारा फिर उतनी ऊंचाई पे जंप नहीं करना, फिर उससे या कम पे करेगा या फिर ज़्यादा ऊंचाई पे करेगा। ऊंची छलांग लगाने के लिए दौड़ने और उछलने की जगह बिल्कुल हमवार होनी चाहिए। यानी जो रनवे है जो 15 मीटर लंबा आपने पिछले रूल्स के अंदर पढ़ा है, तो वहाँ पे क्या है कि 15 मीटर रूल्स के अंदर 15 मीटर का जो रनवे है वो हमवार होना चाहिए, ठीक है। वो ना हमवार नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और उसमें कोई गड्ढे नहीं होने चाहिए कि प्लेयर को किसी किस्म का जंप लगाते हुए प्रॉब्लम ना पेश आए। हर खिलाड़ी का बेहतरीन जंप पोजीशन के ज़मरे में आता है। यानी जो उसने बेहतरीन जंप लगाया जिसमें कोई उसने किसी किस्म की जो है वो कोई फाउल नहीं किया, उसका कोई जो लिबास का हिस्सा क्रॉस बार से टच नहीं हुआ, उसने एक पाँव से जंप लगाया, वो उसकी जो है वो पोजीशन के लिए वो रख लेंगे उसकी मेजरमेंट को। जंप करते वक्त अगर किसी खिलाड़ी से क्रॉस बार गिर जाए तो ये नाकामी तस्वर होगी। यानी क्रॉस बार जो है आपने किसी भी सूरत में उस क्रॉस बार को नहीं गिराना। अगर क्रॉस बार गिर गई तो वो डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है, अगर 3 बार गिर गई है तो, ठीक है। और अगर एक बार गिर गई है तो वो उसकी नाकामी होगी, उसकी मेजरमेंट नहीं की जाएगी क्योंकि उसने हाई जंप ठीक नहीं लगाया। मुकाबला शुरू होने के बाद किसी खिलाड़ी को रनवे या टेक ऑफ एरिया में मशक करने की इजाज़त नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है कि मुकाबला शुरू होने के बाद किसी भी खिलाड़ी को रनवे यूज़ करने की इजाज़त नहीं है। उससे पहले वो अगर रनवे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जब कंपटीशन का बाकायदा ऐलान कर दिया गया, कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तो फिर किसी भी प्लेयर को ये इजाज़त नहीं है कि वो रनवे को यूज़ कर सके, फिर वो सिर्फ अपनी बारी लेने ही आएगा। अब इसके आप फाउल्स करेंगे तो आपको पता है कि फाउल्स क्या होते हैं। जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं आप उनको उल्टाते जाएँ तो फाउल्स बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि अगर कोई प्लेयर जो है वो मुकाबला शुरू होने के बाद रनवे का इस्तेमाल करता है तो वो फाउल है। अगर किसी खिलाड़ी से जंप करते वक्त क्रॉस बार गिर गई तो फाउल है, उसकी नाकामी है। अगर कोई खिलाड़ी जो है वो स्प्रिंग वाले जूते इस्तेमाल करता है तो फाउल है। अगर कोई खिलाड़ी जूतों में ऐसी चीज़ रखता है या छिड़कता है जिससे उसको उछलने में मदद मिले तो फाउल है। उसके अलावा अगर कोई खिलाड़ी जो है वो रनवे में प्रॉपर दौड़ के नहीं आता तो फाउल है। अगर कोई खिलाड़ी एक पाँव से जंप नहीं लेता तो फाउल है। अगर कोई खिलाड़ी जो है वो अपनी मर्ज़ी की निशानियां लगाना चाहता है तो फाउल है। अगर जो खिलाड़ी जो है वो किसी भी किस्म के रूल को तोड़ता है तो भी फाउल है। या उससे पीछे भी जितने आपने रूल्स पढ़े थे अगर आप उनको उल्टाते जाएं तो वो उसके फाउल बनेंगे। फॉर एग्जांपल हम मज़ीद कर लेते हैं, जैसे कि है कि अगर वो किसी किस्म का वज़न उठा के चलता है तो भी फाउल है। यानी वज़न उठा के चलना या वज़न उठा के छलांग लगाता है तो वो फाउल है। अगर खिलाड़ी डोपिंग का इस्तेमाल करता है तो वो भी फाउल है, ठीक है। और इस तरह जो है आप जितने भी आपने रूल्स पढ़े हैं आप उनको कर सकते हैं, वो सारे जो हैं वो फाउल्स में आ सकते हैं। अगर क्रॉस बार गिर गई, दोनों पाँव पे जंप लगा दिया, एक ऊंचाई पर तीनों जंप ज़ाया कर दिए और मुकर्रर वक्त जो 1 मिनट का वक्त था उसमें जंप ना लगा सके, 1 मिनट से ज़्यादा वक्त अगर प्लेयर ने ले लिया तो भी फाउल है। तो ये सारे जो हैं ये फाउल्स आप कर सकते हैं। यानी रूल्स जितने हैं इन सब को अगर आप उल्टाते जाएंगे यानी इनको मानेंगे नहीं तो वो फाउल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो आपने इन फाउल्स को भी जो है वो बड़े अच्छे से याद करना है। उसके बाद आपने करना है जंप ऑफ से क्या मुराद है। इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक कि जंप ऑफ से क्या मुराद है। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि जंप ऑफ से क्या मुराद है। तो आपने इसको याद करना है कि पोजीशन के फ़ैसले के लिए जब खिलाड़ियों की नाकामियाँ बराबर आ रही हों, यानी जब खिलाड़ी जो हैं वो बराबर आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 हमारे पास प्लेयर हैं, दोनों ही 2 जंप गलत लगा चुके हैं, 1 जंप ठीक लगा चुके हैं। तो अगर वो बराबर आ रहे हैं प्लेयर्स तो हम उनको उस वक्त तक एक कोशिश देते रहेंगे जब तक कि पोजीशन का फ़ैसला ना हो जाए। यानी उनके दरमियान जब तक फ़र्क ना आ जाए हमने उनको छोड़ना नहीं है। तो उसको हम वो जो जंप हम उनको दिए जा रहे हैं वो जंप ऑफ कहलाता है। अगेन आपको मैं ये जंप ऑफ बता देती हूँ
कि जंप ऑफ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2 प्लेयर्स हमारे पास हैं, उनको 3-3 बारियां मिली, तो 3-3 बारियों में क्या हुआ कि एक या 2-2 बारियां उन्होंने ठीक लगा ली और दोनों प्लेयर्स ने 2-2 बारियां बड़ी अच्छी लगा ली, एक बारी जो है उन दोनों की नाकाम होगी। तो ठीक है, अब ये प्लेयर्स तो बराबर आ रहे हैं और उनकी अगर मेजरमेंट को हमने देखा तो मेजरमेंट भी दोनों की बराबर आ रही है। तो फिर हमने क्या करना है, हमने दोनों को फर्स्ट नहीं करना, हमने उनमें से एक को विनर निकालने के लिए उनको उस वक्त तक बारियां देते रहना है जब तक उन दोनों प्लेयर्स में डिफरेंस ना आ जाए। तो वो जब तक हम उनको वो बारियां दे रहे हैं, जब तक हम वो उनको जंप दे रहे हैं, उस जंप को बोलेंगे जंप ऑफ। अच्छा, अब इसकी जितनी चीज़ें मैंने आपको लेक्चर में बताई थी, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि इसमें यूज़ होती हैं, जैसे कि इसमें खंबे यूज़ होते हैं। अब देखो कि क्रॉस बार जो है वो किसी चीज़ के साथ तो बांधेंगे ना, अब तो उसके लिए खंबे होते हैं जिनको इंग्लिश में प्राइड्स कहते हैं। अब खंबे जो हैं वो किस चीज़ के बने होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, नाकाबिल लचकदार होने चाहिए, ठीक है। और ये जो है इनका आपने दरमियानी फ़ासला याद करना है कि एक खंबे का दूसरे खंबे से दरमियानी फ़ासला कितना होता है, वो 4 मीटर से 4.04 मीटर होता है। ये आपने बड़े अच्छे से याद करना है इसकी मेजरमेंट को, कि खंबे जो हैं यानी अपराइट्स जो हैं, आप इनको पोल्स भी बोल सकते हैं, तो उनका जो दरमियान का फ़ासला होता है वो कितना होता है। तो इनका दरमियानी फ़ासला जो है वो होता है 4 मीटर से 4.04। ये आपको ऑप्शन आ सकता है। उसके अलावा जो है क्रॉस बार, अब वो सिर्फ जो खंबे लगे हुए हैं उनके साथ भी तो आप कैसे बांधोगे ना, अपराइट जो आपकी क्रॉस बार है उसको कैसे बांधोगे, उसको बांधने के लिए वहाँ पर टेकें होती हैं, स्पोर्टें होती हैं। क्रॉस बार स्पोर्ट्स उनको बोलते हैं, टेकें बोलते हैं। वो टेकों की शक्ल कैसी होती है ये आपको पता होना चाहिए। उनकी शक्ल मुस्ततील होती है और वो हमवार होती हैं। अब इन टेकों की आपने लंबाई बड़े अच्छे से याद करना है। उनकी लंबाई होती है 6 सेंटीमीटर और उनकी चौड़ाई होती है 4 सेंटीमीटर। यानी जो टेकें लगी होती हैं जिनके ऊपर क्रॉस बार रखी जाती है, उनकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होती है और उनकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। और आगे आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि क्रॉस बार के जो सरे होते हैं और खंबे के दरमियान कम से कम कितना फासला होना चाहिए, तो वो 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये मेजरमेंट्स आपने बड़े अच्छे से याद करनी है क्योंकि ये अक्सर एमसीक्यूज आते हैं। उसके अलावा क्रॉस बार है। अब क्रॉस बार के बारे में पढ़ेंगे कि क्रॉस बार जो है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। क्रॉस बार जो है वो फाइबर ग्लास की बनी होती है या किसी भी ऐसे मादे की बनी होती है जो लचकदार हो, ठीक है। ये क्रॉस बार लचकदार होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसकी लंबाई बहुत अच्छे से आपने याद करनी है, 3.98 मीटर से 4.02 मीटर तक होती है। अब ये इसकी जो लंबाई है और अपराइट्स का दरमियानी फासला, इसको मिक्स नहीं करना आपने किसी हालत में भी, क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन तो आपको लाजमी आएगा। और इसका वज़न कितना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वज़न 2 किलोग्राम होता है और बनावट में गोल होता है, यानी जिस तरह डंडा होता है गोल, उस तरह ये डंडा निमा बना हुआ होता है, स्टिक निमा बना होता है। इसका कुतर कितना होता है आपको वो पता होना चाहिए, ये मिलीमीटर में होते हैं। अब इसके जो सरे होते हैं, यानी ये जो डंडा निमा बना हुआ है, स्टिक निमा बना हुआ है, इसके सरे जो हैं वो चिपटे होते हैं और फ्लैट होते हैं, ठीक है। सरों की चौड़ाई कितनी होती है आपने वो बहुत अच्छे से याद करनी है। इनकी लंबाई कितनी है, 15 से 20 सेंटीमीटर, आपको वो बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और क्रॉस बार की लचक चेक करने के लिए इसके दरमियान 3 किलोग्राम वज़न लटकाया जाए तो इसमें 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम नहीं आना चाहिए। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछा जा सकता है कि क्रॉस बार की लचक को चेक करने के लिए उसके दरमियान कितने किलोग्राम का वज़न लटकाया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 किलोग्राम वज़न लटकाया जाए। तो अगर 3 किलोग्राम वज़न लटकाया जाए तो ये एक अलग से ऑप्शन बन सकता है कि इसमें कितना खम आना चाहिए। तो उसमें 7 सेंटीमीटर से ज़्यादा खम नहीं आना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से मेजरमेंट्स जो हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है।
उसके अलावा इसमें बाकी एक ही चीज़ बचती है, लैंडिंग एरिया भी आप इसको बोल सकते हैं, उखाड़ा भी बोल सकते हैं, गद्दे भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में मैट्रेस भी बोल सकते हैं। अब मैट्रेस जो हैं उनकी लंबाई और चौड़ाई भी आप लोगों को याद करनी होगी। लंबाई कम से कम उनकी 5 मीटर होती है, यानी गद्दे 5 मीटर जो हैं वो लंबे होते हैं, चौड़े वो 3 मीटर होते हैं। उनकी ऊंचाई जो है 30 सेंटीमीटर होती है और 30 से 70 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पे आपको 70 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आप लोगों के पास जो है ऑप्शन में 70 सेंटीमीटर आता है तो आपने 70 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है 70 सेंटीमीटर का, 30 सेंटीमीटर का ऑप्शन है, तो फिर आप 30 सेंटीमीटर पे टिक करें। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अगर 70 सेंटीमीटर है यानी 70 सेंटीमीटर है तो आपने वहाँ पे टिक करनी है। जो खंबे लगे होते हैं वही जो अपराइट्स थे, ठीक है, और जो गद्दे हैं इनके दरमियान कम से कम 10 सेंटीमीटर का फासला होता है। अब ये भी ऑप्शन आपको आ सकता है कि जो गद्दे हैं उनके दरमियान और खंबे जो हैं उनके दरमियान कितना फासला होता है, तो उनके दरमियान कम से कम 10 सेंटीमीटर का फासला होता है। कि अगर गद्दे हिले, ठीक है, एक प्लेयर आके गिरा या वैसे गद्दे किसी वजह से हिले तो उससे क्रॉस बार मुतासर ना हो, क्रॉस बार ना हिले उससे ना, तो उसके लिए जो है इनके दरमियान फासला जो है वो 10 सेंटीमीटर का रखा जाता है। अब इस लेक्चर में मैंने आपको रूल्स पढ़ाए हैं, फाउल्स पढ़ाए हैं, और जितनी भी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, रनवे यूज़ हो रहा है, अपराइट्स हो रही हैं, क्रॉस बार हो रही है, स्पोर्ट जो है और क्रॉस बार हो रही है, और उसके अलावा जो है मैट्रेस हो रहे हैं, उनके आप लोगों ने मेजरमेंट्स को बड़े अच्छे से याद करना है।